डैश ln by 2 बाय ये था दूसरा क्वेश्चन। उसी को हम सर, ये CP होगा। ठीक है, प्रेशर भी टेम्परेचर CP होगा सर, CP होगा सर। ये है ना उतना ही उसको हम करें। क्या चीज इसी को तो लिखते हैं जूल पर कूलम यानी चार्ज किलोग्राम। डिफरेंशियल ले लेंगे, टेक्निकल लॉगरिथम डिफरेंशियल डिफरेंशियल अगर इसका लेंगे तो ln डिफरेंशियल ऑफ ln t तो हो जाएगा dt by t। क्लास में नहीं हुआ, हो गया तो कंटिन्यू चल रहा कुछ ये क्वेश्चन तो कल नहीं आया था। P और T पे निकाल, P और T पे पुट। कैन इसको नो करंट कैन बी फ्लो P and T तो निकाल तो वैसे की डिफरेंशियल ऑफ नो P और T पे ln t इक्वल्स टू dt by P और t। T पे निकाल। नो करंट कैन बी फ्लो इन खैर फ्लो ओके नाउ पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड। देखो इन दोनों इक्वेशंस में इफ यहाँ क्या है, आई एफ यहाँ क्या है, कोई करो ln b2 है। नो करंट कैन फ्लो इन यहाँ से भी यहाँ पोटेंशियल वॉल्यूम, यहाँ पे r यहाँ पे नो करंट t उल्टा है। कैन बी फ्लो अगर यहाँ वॉल्यूम है तो वहाँ पे उधर वॉल्यूम रहेगा, वहाँ पे r है तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। तो टेम्परेचर अगर हम बोल रहे हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो पहले अगर टेम्परेचर लिखे हैं तो पहले वॉल्यूम का लिखेगा। तो Cv ln T2 by T1 प्लस टेम्परेचर दूसरा है तो R ln T2 by T1। दिस इज द इक्वेशन। याद करने ठीक याद कीजिए मुझे सिमिलरली इस इक्वेशन में सेम चीज देखोगे। इसमें Cp P R T ठीक है। सिमिलरली जो तीसरा इक्वेशन बनेगा वो सिंस ये सेकंड TDS आया था इसलिए इसमें माइनस था, जो तीसरा इक्वेशन वो फर्स्ट TDS से ही लाया है तो फर्स्ट TDS में प्लस होता है। इक्वेशन किसके किसके बीच का है, P और T का। P एंड V। इक्वेशन बताओ क्या होना चाहिए, दिस शुड बी Cv ln P2 by P1 प्लस Cp ln V2 by this will be the equation। इतना मेहनत कर इतना डायरेक्टली नहीं। हाँ तो क्या तुम्हारी मर्जी, अगर डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिखना, नहीं तो फिर डिराइव भी किया जा सकता है। हाँ dt by t निकल गया, उसका अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। प्लस दिया तो v2 टर्म लिख दिया ऊपर नहीं, ये आता है फ्रॉम फर्स्ट, ये होता है फ्रॉम सेकंड, ये होता है फ्रॉम फर्स्ट। TDS क्वेश्चंस था ना, तो कहाँ पे पूछते, कहाँ प्लस कहाँ कर रहे हैं। प्लस r ln v2 अपॉन v1 इक्वेशन तो नीचे वाला ना भैया है। हाँ तो जहाँ पर वॉल्यूम रहेगा ना, हाँ, वॉल्यूम वाले में प्लस रहता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें माइनस। निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो, निकालने का भी तरीका भी बता दिए कैसे निकलेगा। ओके ऐसे लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू mCp dt by t प्लस v by t इंटू dp। नहीं सेकंड फर्स्ट TDS क्वेश्चन जो है, फर्स्ट TDS में v by t नहीं होता है, p by t इंटू v dv होता है। Now this is P by T. Now P by T can be changed to from Endlich's equation and NRT से, तो M by CP को रहने देते हैं, mCp dt by T। मेरे पास वॉल्यूम का टर्म है, वो यहाँ पे प्रेशर का टर्म चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस प्रेशर टर्म है, हम ये काम करेंगे।
ये वाला काम किया था। From Adler's equation, can I write T equals to P by R? एक मोल हाँ, for 1 mole या तो T equals to P by R लिख सकते हैं। Now ln A into B होता है ln A plus ln B, तो ln T ln T को ln P plus ln B minus ln R लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ टेक डिफरेंशियल ऑफ दिस। इसका अगर डिफरेंशियल लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ ln A इज इक्वल होता है dA by A, एक है by x। सिमिलरली तो जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dt by t रह जाएगा, dt by t विल इक्वल टू dp by p प्लस dv by v माइनस डिफरेंशियल ऑफ r कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो दिस विल बी जीरो। क्या बचेगा, dt by t विल इक्वल टू dp by p प्लस dv by v। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन dt by t। तो फिर हमको प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए था, तो इक्वेशन आ जाना चाहिए। आर्बिट्रेटर में बाकी आर्बिट्रेटर पे करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो। Yes, हो गया। इंड्यूस ईएमएफ या 16% जोड़ने के बाद को लेना होता है ईएमएफ लिखा है। मतलब ये पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कोई कंडक्टर छोटा नहीं। अब जूनियर में लगा दीजिएगा। हाँ लाओ भैया, पूरा लाल है। वो क्वेश्चन दिखाना था अपना, इससे पहले वाला जो सॉल्व किए थे। सबसे पहले हाँ हाँ, जो पहले दिखाया था सॉल्व। सही तो ये क्वेश्चन भी सही है। अच्छा से ऊपर में लिखो। अब निकालेंगे इसका। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी सही है, ऐसे बन सकता है, सही बनाया क्वेश्चन, सही है। देखो उसमें ना आपका टर्म रहा है, ठीक है, गलती नहीं है, सही है, सही है, सही, गलती नहीं है। यस समझ गए सर। वो CV प्लस R क्या हो जाता है, CP हो जाता है, ये लगा था। यस तो घूम करके यहाँ पहुँचो, इक्वेशन से तुम्हारा गलत है, सर वो dt by t इक्वल टू है dt by सेम ही आता है ना। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? वो सर यहाँ से dt का वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दें। हाँ
इसको सॉल्व करते रहो। लास्ट में आएगा ये लास्ट में ये वाला टर्म बचेगा एक, तो सी प्लस सी बी इक्वल्स टू माइनस सी बी माइनस सी इक्वल्स टू आर होता है। इस इक्वेशन से आर प्लस सी बी को सिर्फ लिख देंगे, ये किसकी बात बता वो समझ जाएगा। यहाँ पे ध्यान बाकी चीजें ठीक है। यूज कर लिया था। डिफरेंशिएशन से तोड़ के कैसे लिखे चेंजेस वो नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट ऐसे दिमाग में कि जो होता है एक के रिस्पेक्ट में करते हैं एक्स रिस्पेक्ट, तो चेंजेस उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके अरेंज करते हैं उठा कर मान करके देखिए बॉल पेन बॉल देगा यार, अच्छी का पेन दे यार, तुम तीन अच्छे तो आया क्या वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम आर है टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। जैसे आसान यही लगा कि यार क्वेश्चन में बोर्ड कर उससे मुश्किल हिसाब बनाना चाहेंगे पर ये मतलब तब तीन क्वेश्चन एक जैसा हो जाता है, या तीन के इजी होता है। उन्होंने कुछ ये जो बताते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ये रहा इन दोनों को कॉमन लेंगे, सी बी और आर में रहेगा, ठीक है। तो सी बी और आर, सी बी प्लस आर को सी बी लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बन जाएगा सी पी, तो कॉमन एक्शन सी पी एल एन वी टू बाई वी वन प्लस सी बी एल एन पी टू बाई वी वन, ये लिखें सी बी एल एन पी टू बाई वी वन प्लस सी बी एल एन पी टू बाई यहाँ से आगे। कौन सा वीडियो देख रहा है बालक? बना रहा है स्लो इक्वेशन बना के इक्वेशन छाप लिए खाली, कर तो दिए। अरे नहीं बहुत बढ़िया बात सुन हो गया। लिख लिए कि बनाए? लिख ली बनाए नहीं, बनाना चाहिए था। ऐसा छोटा छोटा मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व क्या करो, कर लेंगे नहीं, कर लिया करो। नहीं करोगे तो मैथमेटिकल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। फिर ऐसा इक्वेशन जब डिराइव करने आएगा ना, या कोई भी सिंपल इक्वेशन पे जब डिराइव करने आएंगे तो हाथ नहीं चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस क्या करो जरूरी है, ठीक है। अभी छाप लिए हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन छापना नहीं चाहिए। सचेस लिखो नेक्स्ट हेडिंग। तो हम लोग इस हेडिंग क्या पढ़ रहे थे? एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस, ये पढ़ रहे थे ना। तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज पढ़ने के लिए वी हैव 3 इक्वेशंस। तो आइडियल गैस का डाटा जिस भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा हम वो इन्फॉर्मेशन यूज इसमें से कर सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी अभी जो बोले समझ में आया नहीं? हम बोले कि अगर कोई भी आइडियल गैस दे रखा है, उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस के लिए हमको एंट्रोपी चेंज पूछा जा रहा है, तो जिस भी
टर्म्स में डाटा दिया रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम के टर्म देखा हम तो भी सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में देखा हम तो भी सॉल्व कर सकते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में देखा हम तो भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डाटा दे रखा है जो कि मिसिंग है, जो इक्वेशन हमको याद है उस इक्वेशन में नहीं है वो डाटा, 3 इक्वेशन है, हो सकता है तुम इसमें 2 भूल जाओ, 1 ही याद है, तो अगर कोई एक डाटा भी दिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके अपने इक्वेशन में ले आएंगे, ठीक है, अगर डाटा प्रोवाइडेड है तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द आइडियल गैस। नाउ फ्रॉम लास्ट क्लास ऑब्जर्वेशन या लास्ट क्लास का जो ग्राफ्स हम लोग बनाए थे सीपी का, उसमें आता था सीपी और सीवी का कर्व कैसा क्या था, इट वाज कनकेवली अपवर्ड्स, है ना, पैराबोलिक बोल लो या कनकेवली अपवर्ड्स बोल लो, ठीक। नाउ द पॉइंट इज कि इससे पहले जब हम लोग टीडीएस इक्वेशन का मतलब लिख रहे थे उस वक्त याद हुआ कि हम एक ग्राफ बनाए थे ऐसा, अंतर लिख के लाए बिल्कुल पहले बनेगा ऐसा कुछ ग्राफ बनाए थे, याद है। तो इस वक्त वो सवाल आया था कि सर टेम्परेचर घटने के साथ एंट्रोपी बढ़ क्यों रहा, है ना। द पॉइंट इज ग्राफ ही गलत था, हम बोले थे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग कल जो है चारों प्रोसेस को खत्म कर लिए थे अपना, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एडियाबेटिक, ये चारों हो गया था। इन चारों में ये ग्राफ नहीं आया है, तो जब ये ग्राफ नहीं आया तो ग्राफ किसी भी प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ को कैसे बनाना हमको चाहिए था, तो ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, दिस शुड बी द ग्राफ, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेप्ट इससे नहीं बदलता है, जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, पर द ग्राफ मस्ट चेंज। नहीं, वो हम बस रैंडम बना देते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, हम बोले भी थे कि बस हम रैंडम ऐसे ग्राफ खींचे हैं, क्योंकि पीवी में ऐसा ग्राफ खींचे थे इसीलिए यहाँ पे ऐसा ग्राफ खींचे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग को मिलेगा, मिल गया तो बता दिए। नहीं कट मत करो इसको, ज़्यादा इस पर टिक कर दो, डबल टिक कर एक बार आया बस बस, ठीक। हालांकि इससे कॉन्सेप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले कॉन्सेप्ट था वैसे ही रहेगा, बस ग्राफ सही से बनना चाहिए। और बाकी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हम क्लास में दे चुके हैं, लेकिन तुम आई नहीं। जो तुम पूछे थे कि टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, पूरे क्लास में उसमें हम ये समझाए थे कि प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, हम वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं करते हैं। जो dx इक्वल टू क्यू डी है उसमें प्रोपोर्शनलिटी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि q और t आपस में डिपेंडेंट है। अगर q इंडिपेंडेंट रहा होता तब उसको प्रोपोर्शनल, हाँ कुछ नहीं, उसको बगल में कट कर दो छोटा सा, उसको बगल में वाला ग्राफ बना दो, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस ग्राफ ऐसे बना चाहिए, क्योंकि सीपी और सीवी के लिए ऐसा आया था ना, तो कर्व ऐसे जाता है। हम तब भी बोल थे कि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज एंट्रोपी नहीं होता है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो एंट्रोपी घटता ही है, ये बात हम पहले भी बताए थे, लेकिन ग्राफ उस स्टेटमेंट के साथ नहीं होता, तो ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए। तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखे थे कॉन्सेप्ट सही था, ग्राफ कन्वर्ट, इसलिए ग्राफ के बगल में कुट कर लो, ये वाला ग्राफ बना लो, वो बताए सही। एक कंप्लीट अगर Q और T डिपेंडेंट है तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल होने के लिए Q को इंडिपेंडेंट ऑफ T होना चाहिए था फिजिकली, और Q को प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस होना चाहिए था। क्या Q प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है? प्रॉपर्टी या नेचर ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए था, वो नहीं है। हो गया, उसको सही कर लिए। नेक्स्ट, गिव द हेडिंग ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड और लिक्विड। इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन है, वाह कब से ऑन हो गया। ये वाईफाई चलता है सर? हाँ डाल दो ना वीडियो इसी से। दौड़ता है। 28 GB कुछ हो कितना फर्स्ट है 40 है कि 100? क्या चीज़?
कितना का रिचार्ज कराते हैं? पता नहीं, पोस्टपेड है भाई, पोस्टपेड है, पता नहीं कितना का रिचार्ज होता है, और आता है अभी। मंथली यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। चेक करो स्पीड। तो वाईफाई का पासवर्ड पता तो फाइबर ज्यादा नहीं रहता है, उससे अच्छा 5G चलता है। है? एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एयरटेल का तो रहता है, जियो ने चेंज फॉर सॉरी लिखेगा सिस्टम अपडेट लिखो ना। ओपन सिस्टम है पागल आप। आज सम्मान है। अर्थ ओपन है। अर्थ सर ओपन है कि क्लोज? क्या अर्थ ओपन सिस्टम है कि क्लोज? अर्थ में हीट आती है, यस अर्थ से हीट रिलीज होती है। यस। वेरी गुड। मास का बात कर अर्थ में मास आता है, हाँ आता है। मास आता है। हाँ उल्का पिन गिरता है तो भाई रेयर फिनोमिना को इनपुट नहीं कहते हैं। हाँ, आने के लिए आ सकता है, दैट इज ट्रू, बट वो रेयर फिनोमिना हो जाता है। बाहर जाता है ठीक है, ऐसा नहीं कि आए दिन उल्का पिंड गिरते रहता है, रेयर फिनोमिना है। ठीक तो है, पूरा बाहर रॉकेट जाता है वो बोल हाँ तो उस हिसाब से तो ओपन सिस्टम है फिर। अर्थ ओपन सिस्टम है, स्पेस बोल सकते हैं क्लोज। यूनिवर्स एक क्लोज सिस्टम है, स्पेस एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज भी ना आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। इससे ना तो एनर्जी जाती है ना एनर्जी आता, कुछ नहीं होता है। हाँ, तुम ब्लैक होल को क्लोज सिस्टम कर सकते हो, एनर्जी आती है, कोई मास बाहर नहीं जाता, ना ही मास क्रॉस करता है। मास इनपुट नहीं, मास इनपुट भी नहीं, एनर्जी इनपुट है। सर अर्थ का एंट्रोपी तो बढ़ ही रहा है, अर्थ का एंट्रोपी इतना डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। एनर्जी में डालना है कंपनसेट बट कांस्टेंट कैसे रहेगा? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करोगे? अर्थ का से बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एंट्रोपी जनरेट भी एंट्रोपी हीट जनरेशन है यहाँ पे, जनरेशन की वजह से एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। अर्जेंटीना हम सब ये रह जाएगा। अर्थ पर भी तो इरिवर्सिबिलिटी है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ है नहीं, इरिवर्सिबिलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हीट जनरेट होगा, हीट जनरेशन इज इरिवर्सिबिलिटी। चलो देखेंगे। खैर कुछ पूछना था हमको यहाँ पे तुम लोग से। हाँ, हम लोग एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस पढ़े हैं, है ना? नहीं, प्योर सब्सटेंस को नहीं, तभी 2-3 टॉपिक रह गया, तो हम लोग फटाफट for the solid and liquid. Now, to calculate the entropy change for solid and liquid, we can use idea of the TDS equation. ठीक है? तो for that we will use first TDS equation. पहला TDS equation हम लोग क्या लिखे थे? मैं just सर पहला कहाँ यूज करेंगे, दूसरा कहाँ? तो दोनों को ही कहीं भी यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं पहला है। को दूसरा भी लगा के हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बट द ओनली पॉइंट इज कि तुमको निकालना क्या है, किसके बीच में निकालना चाहिए, प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम को मेजर करके चले हो तो उसके टर्म्स में निकाल सकते हो, प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर लिए हो तो उसके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। क्या चीज? TDS इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा प्रोसेस होगा तुम उससे आप कर सकते हो, बट एज फार एज सॉलिड और लिक्विड इज कंसर्न तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसके लिए CP और CV दोनों ही बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलो या कांस्टेंट प्रेशर लेके चलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो तुम जिसमें सॉल्व करना चाहो, इसको पहले में सॉल्व करना चाहो तो भी सॉल्व हो जाएगा, दूसरे सॉल्व करना चाहो तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी के लिए पहला इक्वेशन लिख चलते हैं। तुम चाहो दूसरा इक्वेशन लेके आओ तो उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। जैसे पहले इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है वो क्या था, फ्रॉम फर्स्ट TDS, इसका इक्वेशन क्या था कि TDS वाज इक्वल टू DU प्लस VdP। दिस वाज फर्स्ट। तो इसमें जो रिलेशन है एंट्रोपी का वो वॉल्यूम के टर्म्स के रिस्पेक्ट में आएगा प्राइमरीली, फिर हम इसको टेम्परेचर में चेंज कर लेंगे, वो ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ में आएगा। अगर हम वॉल्यूम नहीं, हम प्रेशर के टर्म्स में देखना चाहते हैं, इसको प्रेशर टर्म्स में लिख लेंगे। प्रेशर टर्म्स में लिखने के लिए इसको सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। नाउ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वॉल्यूम और प्रेशर का कोई सेंस नहीं बनता, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो ज्यादा से, हालांकि ये बात पहले भी बताया है कि गैसेस के लिए प्रेशर की बात करते हैं, मतलब डोमिनेट होता है, बट अगर सॉलिड या लिक्विड डील कर रहे हैं तो वॉल्यूम शुड बी डोमिनेटिंग, है
है ना, प्रेशर एज सच उतना डोमिनेट फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर गैसेस प्रेशर का अधिक सेंस बनता है, और तुम उसमें इसको सॉलिड या लिक्विड के लिए तुम प्रेशर के टर्म्स में निकालना चाहते तो निकाल लो, क्वेश्चन तो आ ही जाएगी, मैथमेटिकली क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। पर कितना सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ पे उसका यूज होगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन, ठीक। तो इक्वेशन दोनों ही टर्म्स में आ सकती है। तो हम अभी के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में लिख जाते हैं, विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं ds इज इक्वल टू u/t प्लस pdv। सॉल्व फॉर द बटन T7 सर CP एंड CV गैस में इक्वल नहीं होता है, क्योंकि गैस एक्सपेंड करता है। सर वहाँ पर टी ले लीजिए, कहाँ पे आयात में जीरो ही हो गया। एग्जांपल इसका लिखो, हाँ एग्जांपल लिखो जी वही जिसको होना है उसके लिए तुम क्या टी लिख तो दो, लिख रहा है ये ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। बैटरी ड्राई सेल सोलर सेल etc सोलर सेल etc और डिफरेंस तुम लोग लिखना ड्राई सेल हम 2-4 स्टेप्स खा गए, तुमको लिखने को तो लिखिएगा क्या चीज, ठीक है। और तो फिर जैसे लिखा है ds इक्वल टू du/t प्लस dpv और सॉलिड और लिक्विड v इक्वल टू कांस्टेंट और dv इक्वल टू 0। ग्राफ हो गया, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, सब पढ़ाएंगे आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट या एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। क्या हुआ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क a combination of various electrical elements. Combination of various electric elements. Combination of various electric element or components
इलेक्ट्रिक और कंपोनेंट रजिस्टर क्या चीज और ESI होता है डी क्यू इक्वल्स टू एमसीपी dt होता है डी इक्वल एमसीपी dt नॉट टीडीएस फॉर सॉलिड लिक्विड सीपी का प्रेशर सॉलिड और लिक्विड हाँ सीपी इक्वल्स टू सीबी इक्वल्स टू सी एमसी dt लिखिए नाउ डी ds बराबर हाँ। mcp पर ds ये जीरो हो गया ना db इक्वल्स टू ठीक है d इक्वल्स टू कांस्टेंट और db इक्वल्स टू 0 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना db 0 हो गया dz 0 प्रॉपर कट जाएगा हम सी dt ट्रांस इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 cvc इनिशियल फाइनल हाँ जिसको चेंज करना है वो कर लो एक ही बात को हाँ ठीक m मास हो गया ये s2 माइनस s1 समझ में आएगा हो गया होता है mc ठीक है now only point to be noted in this equation yeah in whole thermodynamics temperature must be in Kelvin पूरे thermodynamics में temperature must be in Kelvin इसमें temperature Kelvin में ये सब का यूज एक मिनर जैसे सीरीज जैसे रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल ये सब जब पढ़ेंगे उसको इसमें एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं and then we will end our class हो गया सर हो गया खत्म अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे and then we will end our class which is topic is the entropy change for the reservoir कैपेसिटर हो गया या फिर वोल्टेज का सोर्स होगा या कोई करंट का सोर्स होगा उसी को कोई मैनर में बना के एक सर्किट बना रहे हैं उसी का जो सर्किट बना उसका काम बहुत ज़्यादा छोटा स्मार्ट बात कैसे फैलती So how many types of reservoir do we have? We have two types of reservoir. Which one? Source and sink. So from source energy is extracted outside, है ना? उससे एनर्जी लिया जाता है and in sink energy is rejected और deposited. जिस तरह से सोर्स से हम लोग एनर्जी लेते हैं उसी तरह से सिंक को हम लोग एनर्जी देते हैं पर इससे थर्मल स्टेट ऑफ द सोर्स एंड सिंक पे क्या फर्क पड़ता है कुछ फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता है सो if the process is taking place and even though the process is taking place the parameter or the energy state of the substance remains constant तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं प्रोसेस हो रहा है पर एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इस अवस्था को क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम ठीक है तो क्या हम कह सकते हैं कि रिजर्वायर्स आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम क्या चीज इक्विलिब्रियम से कैसे कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस हो रही है उससे एनर्जी निकाली जा रही है बट उसके एनर्जी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम की अवस्था पे है ना फिर सर इक्विलिब्रियम मतलब प्रोसेस हो रहा है रिजल्ट नहीं दे रहा है वो इक्विलिब्रियम हाँ जैसे वेपर फॉर्मेशन वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन दोनों ही बराबर है तो वेपर स्टेट कंपोजिशन एंड लिक्विड स्टेट कंपोजिशन दोनों ही बोलने दो तो वेपर स्टेट कंपोजिशन और लिक्विड स्टेट कंपोजिशन दोनों में ही कोई चेंज आएगा नहीं आएगा तो प्रोसेस तो हो रहा है ना अभी भी
ऑल द वेपर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस एंड कंडेंसेशन इज हैपनिंग, एक तरफ से हम एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा तरफ एनर्जी कंडेंस कर रहा है, पर पूरा नेट प्रोसेस में कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसे नो, नेट प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट कि अगर हम रिजर्वायर की बात करें कि ऑल दो हम लोग एनर्जी एक तरफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दूसरी तरफ पे एनर्जी डिपॉजिट करते हैं, पर दोनों की थर्मल स्टेट में कोई फर्क पड़ता है? ऐसे नो, दोनों का थर्मल स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एनर्जी स्टेट तो कांस्टेंट ही है ना, ऑल द प्रोसेसेस हैपनिंग। देयरफॉर द रिजर्वायर एंड द सिंक बोथ आर कंसीडर्ड टू बी एट इक्विलिब्रियम। बट ये स्टेटमेंट अपने में 2-3 डाउट्स को जन्म देता है। सबसे पहला डाउट कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विथ व्हाट? कौन से इक्विलिब्रियम है किसके साथ? क्योंकि इक्विलिब्रियम अकेला फिनोमेना नहीं होता है, कोई बॉडी अकेले इक्विलिब्रियम में नहीं होता, किसी के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ बॉक्स, एक मेरे पास सॉलिड ब्लॉक है, तो सॉलिड ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? द नेट फोर्स की बात करेंगे तो एक बॉडी का हम जब भी बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू द मोशन, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट, है ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए रेफरेंस के लिए, तभी हम उसको एट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट अभी जो हम स्टेटमेंट बोले कि थर्मल रिजर्वायर्स आर कंसीडर्ड टू बी एट इक्विलिब्रियम, बट द क्वेश्चन कम्स विद व्हाट? किसके साथ में? एनर्जी के साथ। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ में थर्मल एनर्जी जो है उसका स्टेट, थर्मल स्टेट कांस्टेंट है, तो थर्मली दैट इज एट इक्विलिब्रियम। बट इन थर्मोडायनामिक्स वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द ओनली सिस्टम, वी आर कंसर्न्ड विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वी मस्ट कंसीडर बोथ सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो हम इतना देख पाते हैं कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, जो रिजर्वायर है, इफ आई कंसीडर माय रिजर्वायर एज माय सिस्टम, तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। बट व्हाट अबाउट सराउंडिंग? इट इज सराउंडिंग एट इक्विलिब्रियम? क्या सराउंडिंग इक्विलिब्रियम की अवस्था पे है? जवाब है नहीं, सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे नहीं। क्यों नहीं है? I don't know. नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी बराबर When I am talking about surrounding, don't think of the sink. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, नेटवर्क जब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो सिंक मत सोचो, यूं समझो कि रिजर्वायर है, रिजर्वायर से एनर्जी बाहर आ रही है, तो अब यहाँ से एनर्जी बाहर आ रही है तो यहाँ पर तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, यहाँ का थर्मल स्टेट में कोई अंतर नहीं आया, पर जहाँ ये एनर्जी जा रही है वहाँ का तो एनर्जी स्टेट डिस्टर्ब करेगी ना, बाहर का जस्ट इमीडिएट ऑफ द रिजर्वायर, वहाँ का तो डिस्टर्ब करना चाहिए इसको। तो मतलब इंजन में हम लोग पेट्रोल जलाए तो पेट्रोल जलने से इंजन का थर्मल स्टेट तो बड़ा डिस्टर्ब होता है ना, एंड देन फिर इंजन के बाद जो एटमॉस्फेयर में जाता है एटमॉस्फेयर का भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो रिजर्व सोर्स वाज एट इक्विलिब्रियम, सिंक इज एट इक्विलिब्रियम, बट द सराउंडिंग बिटवीन दैट, द सोर्स एंड द सिंक, जहाँ पे ये रिलीज कर रहा है एनर्जी, क्या वो इक्विलिब्रियम पे है? ऐसे नहीं, वो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, उसका एफिशिएंसी वेरिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसमें डेविएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ एंट्रोपी वी नो। ठीक है, द पॉइंट इज कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, अब इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए आता है कि भैया आप जब आप इस तरह से बोले हो कि एक जगह पे इक्विलिब्रियम है पर दूसरी जगह पे नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग ये बात पहले भी थर्मोडायनामिक लैंग्वेज में पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन देयर इज रिवर्सिबिलिटी। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब प्रोसेस स्लो रहेगा। क्वासिस्टेटिक वाला जो पैरामीटर था उसमें पढ़े थे, रिवर्सिबिलिटी में पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन का हम लोग बात तब करते हैं जब रिवर्सिबिलिटी रहे। अगर रिवर्सिबल नहीं रहेगा, इरिवर्सिबिलिटी रहेगा तो लॉसेस होगा और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है इन थर्मोडायनामिक लैंग्वेज, नॉट इन अदर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज नहीं, इन थर्मोडायनामिक लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ तब अप्रोच करेगा जब प्रोसेस रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर इरिवर्सिबिलिटी है मतलब लॉसेस हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम को अटेन करना मुश्किल, उसमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब इसको अगर नॉर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें तो जब हम लोग यही वेपर कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब इसमें वेपर इवापोरेट हो रहा होता है तो इनिशियली में लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। क्यों लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि जिस रेट से वेपर फॉर्मेशन हो रहा है उस रेट से कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी वेपर अपने पास में एब्जॉर्ब करके रख लेगा, तो एज अ रिजल्ट प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, वेपर अपने पास में रख रहा है। बट वंस द वेपर कम्स एट ए स्टेडी स्टेट, वेपर फॉर्मेशन अगर स्टेडी स्टेट पे जिससे पहुंचता है उसे हम देखते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ होल सिस्टम, जिसमें वेपर लिक्विड हम बना के रखे हैं, इस पूरे ही सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है।
और अगर टेम्परेचर डिफरेंस रखो भी तो वेरी माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस तो रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन दोनों ही बराबर हो जाती है। मतलब जितना एनर्जी हम वेपर को दे रहे हैं, वेपर हमको उतना एनर्जी रिवर्ट करके दे रहा है इन फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो एनर्जी का लॉस बहुत हद तक कम हो जाता है, मतलब प्रोसेस अब रिवर्सिबल बन जाता है। अब अगर यहाँ पर तुम प्रोसेस को रिवर्ट करना चाहो, मतलब जो कंडेंस कर रहा है इसको इवापोरेट करना चाहो, तो हाँ वो हो सकता है। प्रोसेस में रिवर्सिबिलिटी है वहाँ पे, ऑल्दो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट तुम चाहो तो मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग से इस बात को समझा जा सकता है कि हाँ रिवर्टिबल ये बन जाता है। तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम को तब अटेंड करता है जब प्रोसेस रिवर्सिबिलिटी को अटेंड करने की कोशिश करता है, और जब नेट एनर्जी लॉसेस, जब लॉसेस प्रोसेस में कम हो जाती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम तरफ मूव कर जाता है। ये स्टेटमेंट्स किसको समझ में आया? लिक्विड फील्ड में आ गई, इसलिए उसको रिवर्सिबिलिटी बोल रहे हैं, रिवर्स अपना वापस आ गई कंडीशन। हाँ ऐसे भी समझा जा सकता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब बस इतना बोले हैं कि अभी जो इसमें जो हम रिवर्सिबिलिटी होता है हाइपोथेटिकल रिवर्सिबिलिटी था, लेकिन ठीक है तो लॉस करेगा नहीं करेगा। अगर जैसे रिवर्सिबिलिटी हम इसलिए बोले हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम बात करते हैं कि लॉसेस नहीं है, ठीक है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ लॉसेस इन दिस? नेट लॉस कितना है? इज इट मेजर और माइनर? माइनस में क्या होगा? एनर्जी लॉस कितना होगा? इधर से इवापोरेट किया, उधर से कंडेंस किया। इफ दिस इज हैपनिंग, प्रोसेस इस अवस्था में पहुंच चुका है, तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन में एनर्जी लॉस कितना होगा? मेजर या माइनर? आंसर लॉस तो होता ही है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इवापोरेशन और कोएफिशिएंट ऑफ कंडेंसेशन दोनों का जो नहीं, इसको कुछ और टर्म बोलते हैं, हीट ऑफ इवापोरेशन एंड हीट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर नहीं होती है, देयर इज स्लाइट चेंजेस। बट क्या मेजर चेंजेस होते हैं? नहीं, इसमें मेजर चेंज नहीं होता है। बट एट इनिशियल स्टेट की अगर हम बात करें, जब वेपर फॉर्मेशन हो रहा था, तब एनर्जी का लॉस कितना था? देयर वाज मोर एनर्जी लॉस। क्यों? क्योंकि अभी जो एनर्जी दे रहे थे वेपर अपने पास में एब्जॉर्ब करके रख लिया था इन फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट। तो इनिशियली वेपर अपने पास एनर्जी रख रहा है एंड दिस एनर्जी इज लॉस, ये एनर्जी रिकवर नहीं हो रही है, रिवर्ट नहीं हो रही है एनर्जी। वेयरएज जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो हम देखें कि एनर्जी अब रिवर्ट हो रही है। जो एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं, जो सिस्टम को एनर्जी दी है, सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दिया और ये सराउंडिंग से वापस सिस्टम में पहुंच जा रहा है। तो दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट साइकिल एंड दिस साइकिल हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ लॉस। तो जब लॉस घट जाता है तो दिस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं ना। तो रिवर्सिबिलिटी यहाँ से एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल कर रहा है, हाँ इसलिए इसको इक्विलिब्रियम की तरफ बोले। तो मतलब जब एनर्जी का लॉस कम होने लगता है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता है। एंड दिस इज इक्वली ट्रू इन केस ऑफ एनी प्रोसेस। तुम चाहो तो इसको कॉन्सेंट्रेशन मास ट्रांसफर में सोचना चाहो, यू विल गेट द सेम आंसर। हाँ यहाँ पर भी जब तक लॉसेस हो रहे थे तब तक मतलब तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं था, इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही लॉसेस धीरे धीरे कम होते थे, प्रोसेस स्टेडी स्टेट तरफ मूव करता है, प्रोसेस रिवर्सिबिलिटी को अटेंड कर लेता है और फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऑल्दो 100% तो नहीं हो पाता है, बट स्टिल एक हाइपोथेटिकल वे में यू कैन से कि हाँ जितना अधिक रिवर्सिबिलिटी उतना इक्विलिब्रियम को ये अचीव करने के टेंडेंसी में जाएगा। समझ में आया? समझ में आया अभी जो बकवास की है? ठीक, अगर समझे हो तो यहाँ पर सवाल आता है दो चीज का। सबसे पहला रिवर्सिबिलिटी इन सिस्टम एंड दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिवर्सिबिलिटी एंड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। देखो जो मेरा रिजर्वायर था, रिजर्वायर से एनर्जी बाहर जा रहा था, ठीक है, पर एनर्जी बाहर जाने के बाद भी क्या रिजर्वायर का थर्मल स्टेट पे कोई फर्क पड़ रहा था? ऐसे नो, एनर्जी ऑल्दो रिजर्वायर दे रहा है पर एनर्जी रिजर्वायर का थर्मल एनर्जी पे स्टेट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब रिजर्वायर इक्विलिब्रियम पे है, पर जो एनर्जी बाहर जा रहा है उसकी वजह से जो बाहर का सराउंडिंग है क्या वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा? ऐसे नहीं, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए क्योंकि प्रोसेस अभी तक रिवर्सिबल नहीं है। इफ आई एम कंसीडरिंग कि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, देन रिवर्सिबल रहेगा तो एनर्जी रिवर्ट आ जाएगा वापस, बट अगर नहीं है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो देखा जाए तो सिस्टम यहाँ पर जो हमारा रिजर्वायर है जिसको हम सिस्टम रखे हैं उससे एनर्जी बाहर जा रही है, फिर वो इक्विलिब्रियम पे है। मतलब इंटरनल मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज आया नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या कर सकते हैं कि सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है।
ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ इसलिए इक्विलिब्रियम एनर्जी का तो लॉस हुआ ही है, सोर्स एनर्जी दिया है ना, तो सोर्स जब एनर्जी दिया है तो सोर्स का एनर्जी लॉस है, बट उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। मतलब पार्टिकुलर मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पार्टिकल मोशन जैसा था, जो पार्टिकल का थर्मल स्टेट था वो उसी स्टेट में अभी तक। मतलब पार्टिकल इंटरनली अपना इक्विलिब्रियम पे मेंटेन्ड है। तो जैसे भी हम लोग समझे थे कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिवर्सिबिलिटी रहता है, ठीक उल्टा भी, जब रिवर्सिबिलिटी होगा तो इक्विलिब्रियम भी होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर रिवर्सिबल है तो मतलब वो रिवर्सिबल भी है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि द रिजर्वॉयर इज इंटरनली रिवर्सिबल, व्हेयरएज द सराउंडिंग जो एनर्जी बाहर जा रही है दिस इज नॉट रिवर्सिबल। तो द चेंज इन थर्मल एनर्जी या चेंज इन द स्टेट जो होता है ऑफ एनी सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। सिस्टम का जो चेंज होता है थर्मल एनर्जी स्टेट या रिवर्सिबिलिटी में जो चेंज आता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी आता है, इंटरनल फैक्टर की वजह से भी आ सकता है। इंटरनल फैक्टर जैसे जिसको हम एंट्रोपी में पढ़े थे कि इंटरनल फैक्टर मतलब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से भी इरिवर्सिबिलिटीज आती है। सही है, तो दिस इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो कि सिस्टम में खुद ब खुद इंट्रोड्यूस होती है, वेयरएज हम लोग कुछ इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम पे बाहर से भी करते हैं। ठीक है, कुछ इरिवर्सिबिलिटी हम लोग सिस्टम पे बाहर से भी करते हैं, जैसे कि बाहर से हीट प्रोवाइड करना या बाहर उससे हीट एक्सट्रैक्ट करना। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। वेयरएज अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो क्या सराउंडिंग में इंटरनल कुछ का हम लोग बात करते हैं? ऐसा नहीं, सराउंडिंग में इंटरनल की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग को हम लोग स्टडी ही नहीं करते हैं। हम लोग स्टडी किसको करते हैं? सिस्टम को। तो सराउंडिंग की मतलब सराउंडिंग इंटरनल है कि नहीं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। कंसर्न इज कि सराउंडिंग सिर्फ एक्सटर्नल होता है। हम लोग थर्मोडायनामिक स्टडी में सराउंडिंग को सिर्फ एक्सटर्नली ही बोलते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी आती है, या एक्सटर्नल ही वो रिवर्सिबिलिटी हो सकता है। मतलब सिस्टम से कुछ एनर्जी जा सकती है, सिस्टम को कुछ एनर्जी दे सकता है, इसकी वजह से सराउंडिंग में चेंज आएगा। पर सिस्टम खुद में भी बदल सकता है और हम भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें किसको समझ में आया? थोड़ा समझ में आया? ठीक है, 2-3 दिन और चलेगा ये, 2-3 दिन कल भी और चलेगा। ठीक है, रिजर्वॉयर का इसके बारे में थोड़ा सा और बात करना है। बहुत सारी बातें कर, जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि जो हीट एक्सचेंजर वाला, ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। सर उसमें डाउट है, आप जो इसको आंसर बताए थे हमको जैसे नहीं सर टेम्परेचर। ठीक है, तो फिलहाल के बस इतना लिखो कि फ्रॉम रिजर्वॉयर द एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड, देयरफॉर द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिजर्वॉयर is given by minus dq by t, and for the sink it is plus dq by t. कुछ और बात है जैसे कि आप पहले बोले इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जैसे वो सब रिजर्वायर में हीट लॉस होने के बाद इक्विलिब्रियम है, ये सब का निकाल के उसके in electric or magnetic field form. Is called passive elements. Is called passive elements. Example is resistor, capacitor, inductor, resistor. ब्रैकेट मार लिखो 8 मिनट कैपेसिटर C तीनों का कम सर दिखाए ये बना के निकाले वैसे एंजर नीचे एंजर नीचे हैं सब बात दिखा लिखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिखो डिफरेंशियल बनाना
कौन सा वाला? कुछ नहीं, रजिस्टर वन पता नहीं। Basic element, the element which receives the energy of absorbed energy, जैसे हमारा रजिस्टर, ठीक है, इधर से हाथी रहता है ना, हाथी रहता है और इधर से हम करेंगे, ठीक, इधर डायरेक्शन में जाएगा, इसके पास आएगा मतलब ये अपोज करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है ना, रजिस्टर अपोज करता है, अपोज करेगा मतलब रोकेगा, तो रोकेगा तो हम पर क्या क्या हो सकता है, हीट जनरेट करेगा और फिर जैसे ओपन करेगा ऑपरेशन होगा, इनवर्ट होगा, इनवर्ट होने पर एंड देन कन्वर्ट, जब एनर्जी आया उसको क्या किया, सबसे पहले एब्जॉर्ब किया, फिर ध्यान किया, फिर उसको कन्वर्ट करके समझ उसके फॉर्म में या इसके मैग्नेटिक फील्ड या स्टोर करके उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में इस तरह के कंपोनेंट जो है उसको इसी जो इस तरह काम करने के चीज़ को स्टोर किया, फिर उसको किसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या हीट, ठीक, जैसे इस सब का काम है। Difference between active and passive components. Difference between active and passive components. लिखा जाएगा, जमा करना बैंक जमा में करना। डिपॉजिट फॉर्म रहता है विड्रॉल विड्रॉल मतलब निकालना। नहीं लिखाएगा, हमने नहीं कर नीचे लिखना पर नीचे के ऊपर सोर्स से कितना वैल्यू घटता है ये इंट्रोपी चेंज है जैसे कांस्टेंट रहता है उसका ये थर्मल स्टेट बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन एंड क्या होता है ये कंटिन्यूअस, इससे कंटिन्यूअस मींस क्या हो, नहीं मतलब जैसे जैसे एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं, ये कंटिन्यूस ही चलेगा ना। व्हेनेवर देयर इज एनी प्रोसेस, जैसे बाइक ही चला रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मेशन और एनर्जी का डिपोजिशन कांस्टेंट कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, इसे कंटिन्यूस लिखते हैं कि एनर्जी एक्सट्रैक्शन एंड डिपोजिशन कंटिन्यूस, therefore the source and sink both is considered to have thermal equilibrium at all time due to the internal reversibility। कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस है फिर भी इसके थर्मल एनर्जी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, therefore इन दोनों को ही आपस में इक्विलिब्रियम पे माना जाता है, आपस में इन दोनों को इक्विलिब्रियम पे माना जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रिवर्सिबिलिटी। उसमें कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल रिवर्सिबिलिटी एंड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। एक बार हम पहले भी यूज़ किया ना इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, हम कहीं समझाए नहीं किसी और प्रोसेस में, नहीं तुमने को समझाया, जूनियर तो अभी तक यहाँ पहुँचा गया, वही फर्स्ट लॉ बेचारा जूनियर पीवाईक्यू मांग रहा था कि आप वही सॉल्व करें। हाँ हाँ दे देना। तुम क्या नहीं कर रहा था क्या? अरे है ही नहीं, हम बोले अरविंद सर से मिलो, उनके पास सब हम लोग को कल बोले थे कि जाए तुम लोग से मिले, बात बात करे, चपाती ले, ठीक है।
इसके लिए छोटा सा इक्वेशन है वो लिख लो। इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स ds SOUR सोर्स इज इक्वल टू प्लस dq/t फॉर सिंक और प्लस माइनस 1 and for sink ds is equal to minus dq/t। कंटिन्यू सोर्स में से माइनस सोर्स ऑफ माइनस 1 सोर्स दे रहा है ना, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ घट थोड़ी सी दे रहा है। सामने का बात कर रहे हैं। सर एक एग्जांपल ऊपर सर माइनस प्लस डायरेक्शन दिखा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है। सर एक एग्जांपल माइनस हमको निकाल रहा है। क्योंकि अब वो वालों को पढ़ाना है फिर उसके बाद वो ऑफिस निकलना है। ये जानना चाहिए कि सोर्स और सिंक कूलिंग टावर दिखाया था सोर्स में इंटरनल वेलोसिटी मल्टीपल कोऑर्डिनेट हो जाता है। वर्किंग का कूलिंग टावर देखा था एनर्जी डायरेक्ट सर दो जो कम टाइम का बना है वो टावर हाँ दो कम टाइम का बना है अंदर में डोम का बड़ा सर हाँ उसको क्या वहीं पे है अमोनिया का वही आपका कहाँ है ऑफिस बता दीजिए। काहे भैया काहे जान नहीं बस बम लगाना वाला सर से पहले स्टोरेज टैंक्स हैं। लेकिन ऐसा सेफ में माइनस प्लस से क्या समझे? कूलिंग टावर पीछे टावर में है ना, तो प्रेशर वेसल्स नहीं पड़े तो उसका शेप क्या होता है? प्रेशर वेसल्स का सेट का वो तो सिर्फ हेड लग रहा था तो वो हेड ही है ना। उसके नीचे सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल। अरे सब तरीका तुम उसको बंद करो। जनरल